हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग द प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए और उसे देख लीजिए, क्योंकि आने वाले दरोगा एग्ज़ाम के लिए जो कि 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे देख लीजिएगा। और चलिए देखते हैं आज के सेशन को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटहल। कटहल में पर परागण नहीं होता है। और कटहल का आपको बता दें, खाने वाला जो भाग होता है वो परिदल पुंज एवं बीज होता है। कटहल जो है वो एक संग्राही फल है, जिसको हम सिरोसिस करके भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होल्स्टन फ्रीजन, जो कि एक गाय है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। ये कहाँ पाई? ये जो होल्स्टन फ्रीजन गाय है, ये मुख्यतः हॉलैंड की गाय है। साहिवाल, जर्सी और हरियाणा, ये तीनों भी गाय का ही नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज्य संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1992 में हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 243 में अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 11 में किसके बारे में दिया गया है? तो नगर निकाय के बारे में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह ध्यान रखिएगा 1928 ईस्वी में हुआ था। और बारदौली की जो महिलाएं थी, उनके द्वारा गांधी जी से सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिलवाई गई थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि जो है वो देसी रियासत का जब विलय हुआ था, उस समय लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब दूध से हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका आयतन जो है वो घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम की वजह से जीवाणु जो आंखों में होती है वो मर जाती है। दोस्तों पूछा जाए कि आंसू निकलती किस ग्रंथि से है, तो ध्यान रखिएगा, लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलती है। और अश्रु गैस का प्रयोग भीड़ को कम करने के लिए भी किया जाता है। यूरोक्रोम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यूरोक्रोम की वजह से पेशाब का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो उस्ताद अमजद अली खां सरोद का प्रमुख कलाकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार वादक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं, और उस्ताद अल्लाह रखा जो है ये तबला वादक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83.6 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगती है, जबकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सीमा को साझा करती हैं। अगर सबसे ज़्यादा पूछे कि पाकिस्तान की सीमा से कौन लगता है, तो ये राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो गंगा सागर को समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं। गंगा सागर जो है वो गंगा नदी एवं बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे गंगा सागर द्वीप कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये 300 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर के निकटतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनटू दिस लास्ट, जो कि रस्किन की पुस्तक है। इस पुस्तक ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो कि कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था शक संवत को। और शक संवत को संविधान के द्वारा कब स्वीकार किया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। तो कौन से वे अधिवेशन में स्वीकार किया? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार को स्वीकार किया था, प्रस्ताव स्वीकारा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडल दाब अधिक रहता है। ये सही है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। ये गलत है। तीसरा है, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। ये गलत है, क्योंकि ये जो संवहनीय वर्षा है ये दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास होती है। तो दोपहर के पहले नहीं होती है, दोपहर के बाद होती है। संवहनीय वर्षा जो है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये संवहनीय वर्षा क्यों होती है? तो जब जो विषुवतीय क्षेत्र प्रदेश में पाया जाता है वहाँ पे सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ती है, जिसकी वजह से भूतल बहुत गर्म हो जाता है और वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, जिससे संवहनीय धारा का निर्माण होता है और कपासी मेघ का निर्माण होता है और बहुत ज़्यादा ही मूसलाधार बारिश होती है। तो
इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो ये दोपहर से पहले वाला जो है ये गलत है, दोपहर के बाद वाला बाद में वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। देखते हैं, पहला है, विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। नहीं, ये जापान से नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये गलत है। अगला है, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। नहीं, ये जापान से ली गई है। विधि के समक्ष समान संरक्षण ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जापान से ली गई है, तो ये गलत है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, तो ये सही है। अगला है, सांसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 एवं 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब यानी कि उसके दबाव को दो बर्फ के टुकड़े को आपस में रखकर जब दबाएंगे तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन घटता है, उस पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक भी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो ये प्रतिलेखन विधि के द्वारा आरएनए को उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिका आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करने कह रहा है, किससे कौन मैच करता है। चलिए देखते हैं, मत्स्य में 2 कोष्ठीय हृदय होती है, तो एक का 4 होगा। सर्प जो है उसमें त्रिकोष्ठीय हृदय होती है, 3 चैम्बर होता है। मगरमच्छ में जो है, मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय चैम्बर होता है। तारा मछली जो है उसमें हृदय ही नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया। तो ये महापद्म नंद ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय स्थापित किया था। महापद्म नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक हैं। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। कलिंग पर विजय अशोक ने 261 ईस्वी में प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम कहाँ पे उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, और सबसे ज़्यादा पूछे, सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया गया था, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपना राजधानी बनाया था।
कन्नौज पर त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट ने भाग लिया। विजय किसकी हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट की विजय हुई थी त्रिपक्षीय युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव सिंह के छत्र छाया में। आपको बता दें दोस्तों, कवि विद्यापति जो है ये एक मैथिली भाषा के कवि हैं। चलिए और आपको बता दें महेश ठाकुर के बारे में, तो ये अकबरनामा संस्कृत भाषा में लिखने वाले पहले कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में हरकारे कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जासूस एवं विशेष वार्ताहर को मुगल काल के दौरान हरकारे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया था। आपको बता दें दोस्तों कि जैन धर्म का प्रथम जैन सभा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, और दूसरी जो जैन सभा हुई वो बल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका स्त्री होना। रजिया सुल्तान में एक शासक होने का सारा गुण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो स्त्री थी, इसलिए उसे सत्ता से हटाने के लिए मरवा दिया गया। और इसकी रजिया सुल्तान की हत्या किसने करवाई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वारम शाह ने उनकी हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लीरा किसकी मुद्रा है? तो ध्यान रखिएगा, लीरा तुर्की की मुद्रा है। डॉलर जो है वो यूएसए की मुद्रा है और क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादलों की दिशा एवं गति को नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। अगर पूछे वर्षा की मात्रा को किससे मापा जाता है तो रेनगेज करके ध्यान रखिएगा, और सागरीय लवणता की मात्रा पूछे तो सेलिनोमीटर के द्वारा सागर की लवणता को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिडेनबर्ग रेखा किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो हिडेनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैगी नॉट करके जानते हैं। रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मेन रहीम करके जानते हैं, और फ्रांस और स्पेन के बीच जो है वो पारेनीज पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा की कमी को मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अविस्फीर्ति करके भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 से 67 के दौरान भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों आपको बता दें 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश हुआ था, और हरित क्रांति लाने का मेन कारण था भारत में अकाल पड़ा था। जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी के टाइम पे, और उसी टाइम पे भारत में अकाल भी पड़ा था, इसीलिए उस टाइम पे हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति के जनक कौन है आपको बता दें तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग भैरवी
किस समय गाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राग भैरवी जो है वो प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह में गाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य रात्रि में कौन सा राग गाया जाता है? तो याद रखिएगा, मालाकोस राग मध्य रात्रि में गाया जाता है। रात्रि का प्रथम पहर में यमन राग गाया जाता है और दिन के दूसरे पहर में सारंग राग को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को। 21 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, शहीद दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है और 25 जुलाई को विश्व विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश। 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो अगर किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो उन्हें पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं या फिर उसे पॉकेट वीटो लगाकर अपने पास रख सकते हैं। पुनर्विचार के लिए कौन सा विधेयक नहीं भेजा जाता है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जाता क्योंकि उस पर राष्ट्रपति पूर्व सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? इसमें अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, ये सही है। संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। संपूर्ण मौलिक अधिकार पे प्रतिबंधित नहीं किया जाता। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन। आपको बता दें दोस्तों, ओजोन क्षरण से जो परावैंगनिक किरण है वो पृथ्वी तक आ जाएगी। ओजोन क्षरण जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। परावैंगनिक किरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और पूछे ये कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर अमेरिका में स्थित है, उत्तर अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है तो ये पैनक्रियाज में स्रावित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जनगणना से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है, पहला कथन दिया हुआ है, भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंक की कमी दर्ज की गई है। ये गलत है, ये कमी नहीं बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2011 की जो लिंगानुपात है, 2011 की जो लिंगानुपात है वो 943 है, 943। जबकि 2001 की जो लिंगानुपात थी वो 933 थी। तो 10 की बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन एवं द्वीप रहा है। ये सही है, सबसे कम हरियाणा का लिंगानुपात रहा है और सबसे अधिक पूछे राज्य में तो केरल का रहा है। और अगर
केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दमन एवं द्वीप का सबसे कम रहा है, जबकि लक्षद्वीप का सबसे अधिक रहा है। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, संघीय प्रदेश में पुदुचेरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये भी सही है। अगला है केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 और पुदुचेरी का 1010 है, तो ये गलत है। 1082 नहीं, ये 1084 है, जबकि पुदुचेरी का 1010 नहीं 1037 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसायुक्त आहार से बचो। यानी कि वसायुक्त भोजन उनको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि पित्तरस जो है वो वसा के पाइसीकरण यानी कि पचाने में मदद करता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और उसे फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर पित्ताशय निकाल दिया गया है किसी वजह से, तो उसे वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा लाइपेज और स्ट्रिप्सिड करके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानवों में कोशिका और उसके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा? तंत्रिका तंत्र जो है वो लंबा एवं शाखीय होता है, 1 का 5। लाल रक्त कोशिका ये चक्रीय आकार का होता है, गोल आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका जो है ये बदलते रहता है इसका आकार। पेशीय कोशिका ये लंबा एवं पतला इसका आकार होता है, और त्वचा कोशिका जो है वो समतल आकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा पंडित विषम नारायण धर थे। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो राष्ट्रीय गीत कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में गाया गया, और उस 1896 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य, ये तीनों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना डैश में हुई? तो इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ है। कब हुई? 31 मई 1952 ईस्वी को संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लोविन ये B2 का रासायनिक नाम है। थायमिन B1 का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्णपाती वन, जो कि साल भर में एक बार अपने पत्ती को गिरा देती है। तो ऐसे वन जो है वो बिहार में पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है वो विषुवतीय एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1929, 1936 और 1937 में। मोतीलाल नेहरू जो है वो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं, जबकि पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो 1948 ईस्वी के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया। एक भूरे रंग का निक्षेपण ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेपण कॉपर है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? प्रोफेसर एलेक जेफरी। तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिटेन के निवासी थे। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ के निवासी थे, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को किसके द्वारा आविष्कार किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले और पारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसका प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो घट जाएगी, जबकि प्रतिबिंब का आवर्धन, आकार और प्रकृति तीनों समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण है। मिट्टी का तेल जो है वो लैंप की बत्ती में किस वजह से चढ़ता है? तो ये कशिकेत्व के कारण चढ़ता है, कैपिलरी के वजह से चढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण एक्सरे है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपवर्तन। क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है उसमें अपवर्तन 2 बार होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण एक बार होता है, इसलिए इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष बनने का मेन कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन तीनों की वजह से इंद्रधनुष बनता है। और आप ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को साइंस यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को गोताखोर श्वसन की हवा जो है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो पीच ब्लेंड से मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पीच ब्लेंड हो जाएगा, पीच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। जब क्लोरोफॉर्म को हम हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, फॉस्जीन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉस्जीन किसका रासायनिक नाम है? तो फॉस्जीन का जो रासायनिक नाम है वो कार्बोनिक क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला CaCl2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ई की
कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अंकुरित अनाज को खाकर विटामिन ई की कमी को पूरी की जा सकती है। खासकर अंकुरित गेहूं को खाने से विटामिन ई की कमी पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वानलोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर। विक्टर इमैनुएल ने इटली का एकीकरण किया, और कब किया? तो ये 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण करने वाले थे विक्टर इमैनुएल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी। चंबल एमपी के मालवा पठार से निकलती है और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? यानी किस नाम से लोकप्रिय था बौद्ध काल के टाइम पे भारत? तो ध्यान रखिएगा, जम्बूद्वीप करके जम्बूद्वीप नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिटकेयर, जो कि ब्रिटिश के अधीन है, ना कि नॉर्वे के अधीन। बाकी पीटर प्रथम द्वीप, बोवेट द्वीप और क्वीनमार्ड लैंड जो है, ये तीनों नॉर्वे के अधीनस्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्ना नाम से जानी जाती है। चेन्ना कृषि जो है वो प्रसिद्ध है चावल की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। सर्वप्रथम हिंदू वृद्धि दर को किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग 1978 ईस्वी में प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये 1 जून 1964 ईस्वी को पैसा हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दशमलव प्रणाली आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रचलन में कब आया, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम प्रचलन में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का आधार है। तो आर्थिक विकास का आधार सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण का अवधारणा संबंधित है। तो ये MN श्रीनिवास से संबंधित है सांस्कृतिकरण की अवधारणा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये मिल्खा सिंह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार देना कब से प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 1917 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है पुलित्जर पुरस्कार देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पासांग दावा शेरपा, जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिन ट्रायर। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। पूछे इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम है हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनियस फ्रांसिस को। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोही पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शालिनी सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे, अमीर रजा हुसैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खलील अहमद। अगला क्वेश्चन है, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे एनएडीए ने 4 साल के लिए बैन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारोत्तोलक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समरनगर, भट्टा बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये वाराणसी को दिया गया। शहर के पान, लंगड़ा आम, समरनगर भट्टा बैंगन और आदम चीन चावल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बिहार का चावल है, मिर्चा चावल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। खासकर पश्चिमी चंपारण में ये चावल पाया जाता है, मिर्चा चावल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच स्टार्ट हुआ प्रथम सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो सेंगोल रखेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरि बुद्ध मागर, जो कि नेपाल के पर्वतारोही हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स वेस्टस्टैपेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को घोषित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर मौजे को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नीलमणि फुकन को दिया गया था। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।